राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। आशा है कि आप अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे और सुरक्षित होंगे। कहते हैं कि प्यार मोहब्बत इसमें जब तक वफा है, सच्चाई है, सब कुछ ठीक है। और जैसे ही इनमें धोखा फरेब आएगा आता है, ये रिश्ते ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते हैं। और ऐसे रिश्तों का ज़्यादातर जो अंत होता है वो बहुत ही दर्दनाक और दुखदाई होता है। ऐसी एक कहानी है बिहार के मुजफ्फरपुर की। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक थाना है, सदर बाजार थाना। इसी थाने के अंतर्गत एक एरिया में कुछ लोग सड़क किनारे से गुजर रहे होते हैं, तो उनकी नज़र पड़ती है एक बोरी पर। जब बोरी के कुछ नज़दीक जाते हैं वो, तो देखते हैं उस बोरी के चारों तरफ खून फैला है, ब्लड फैला हुआ है। देखते देखते वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है और उसी भीड़ में से कुछ व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। पुलिस को जैसी सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर आती है, तो देखती है कि आसपास खून फैला हुआ है, तो लोगों को वहाँ से दूर करती है। अब जैसे ही पुलिस उस बोरी का मुंह खोलती है, तो वहाँ खड़े लोगों की चीखें निकल जाती हैं। उस बोरी के अंदर लमसम 20 से 21 साल के एक लड़के की लाश होती है, और लाश भी बहुत ऐसी होती है जिसकी बहुत दुर्गति हुई होती है। उसके गले को काटा होता है और उसके पेट पे इतने वार किए होते हैं कि उसके अंदर के जो पार्ट्स होते हैं वो भी बाहर आ गए होते हैं। अब पुलिस वहाँ आसपास के लोगों से पहचान शिनाख्त कराने की कोशिश करती है, पर कोई फायदा होता नहीं है। सब मना कर देते हैं कि हम नहीं जानते हैं। इसके बाद पुलिस ले आती है उस लाश को, दे देती है अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए। अब ये खबर अखबारों में और सोशल मीडिया पे फैल जाती है। तो इसके बाद 2-3 दिन बाद कुछ लोग आते हैं थाने में, सदर बाजार में, और बताते हैं कि साहब, हमारा बेटा 13 तारीख से गायब है, और जो फोटो एक अखबार में आ रही है, सोशल मीडिया फैल रही है, वो हूबहू हमारे बेटे से मिलता जुलता है। अब इतनी बात पुलिस सुनती है तो उनको अस्पताल ले जाती है और उनको लाश दिखाती है। जैसी लाश घर वाले देखते हैं, उनकी माँ की, पिता की, सबकी चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि उनका ही बेटा जयप्रकाश होता है जिसकी उम्र 23 साल होती है। अब जैसे ही पुलिस को पता चलता है कि इनका बेटा है, जयप्रकाश है, तो पुलिस उनको वहां से हटाती है। अब पूछती है उनसे कि क्या आपके बेटे से किसी दुश्मनी है, कोई झगड़ा है, कोई लड़ाई झगड़ा था? तो साफ साफ घर वाले मना कर देते हैं। अब इसके बाद पुलिस पूरी कानूनी कार्रवाई करती है और उस लाश को उनको दे देती है अंतिम संस्कार के लिए। अब अंतिम संस्कार करने के 2-3 दिन बाद वो पुलिस उनसे फिर बात करती है और कहती है, आप सोचिए ध्यान से, कुछ ऐसा कभी कोई इससे दुश्मनी हो, लड़ाई झगड़ा हो? तो साफ साफ मना कर देते हैं। अब पुलिस घटनास्थल के पास के आसपास के सीसीटीवी खंगालती है, तो देखती है कि 13 तारीख की आधी रात को 3 लोग एक साइकिल पे उसी बोरी को लाद के लाए हैं और यहाँ फेंक दिया है। और उनकी इस कैमरे में शक्ल, अंधेरा जा रहा था, शक्ल ठीक से आते नहीं, पहचान हो नहीं पाती है। अब पुलिस इधर उधर हाथ पार मारती है, पर तभी वो घर वालों से नंबर लेते हैं जयप्रकाश का। और उस जयप्रकाश का नंबर लेने के बाद उसकी कॉल डिटेल निकलवाते हैं, सीडा निकलवाते हैं। अब जब सीडा निकलवा लेते हैं तो उसमें देखते हैं कि एक साहिबगंज की लड़की है ललिता, उससे ज़्यादातर इसकी बात होती है। अब इसके बाद इस ललिता के बारे में जानकारी लेते हैं जयप्रकाश के घर वाले से। पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या आप इस ललिता को जानते हैं? तो बताते हैं कि ये ललिता जो है वो जयप्रकाश के मामा की जो लड़की है उसकी ननद है, और इनमें काफ़ी दिनों से प्रेम प्रसंग था। हमने कई बार शादी के बारे में बात की, करने की कोशिश करी, पर बात बत नहीं पाई। अब जैसे ही इस प्रेम प्रसंग की बात पुलिस के कानून पड़ी, तो पुलिस के वो शक हुआ और उन्होंने शक के आधार पर ही इस ललिता का पूरा एड्रेस लिया, पता लिया। पुलिस वहां पहुंच गई और पूछताछ करने लगी। पूछताछ में जो ललिता जवाब दे रही थी, पुलिस उनसे संतुष्ट नहीं हो रही थी, तो पुलिस अब उसको थाने ले आई। और थोड़ी ही शक्ति में ललिता टूट गई और उसने एक कहानी सुनाई। उसने बताया कि 2021 में जयप्रकाश अपने मामा के घर गया था शादी में, मैं भी वहीं थी। तो हम दोनों में बातचीत हुई और धीरे धीरे हम दोनों में प्यार हो गया। ये प्यार चलता रहा, हम दोनों मिलते थे, कभी होटल में, कभी कहीं, कभी पार्क में, हम अक्सर मिलने लगे। पर 2024 में मैं पढ़ाई के लिए चली गई पटना, और जयप्रकाश चला गया इलेक्ट्रिशियन काम के लिए गोवा। हम दोनों में धीरे धीरे बात होती थी, हमेशा हम बात करते रहते थे वीडियो कॉल पर। एक दिन मैं उससे बात कर रही थी फ़ोन पे, तो मैं किसी लड़के के साथ थी। अब जिस दिन ये वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, तो जयप्रकाश को नज़र पड़ी कि ललिता के पीछे कोई लड़का बैठा है कोने में। तो जयप्रकाश पूछता है कि लड़का कौन है? तो ललिता साफ साफ इसे मना कर देती है, कहती है कि तुम्हारी आंखों को धोखा हुआ, यहाँ कोई है ही नहीं। अब इस पर जयप्रकाश गुस्सा आता है कि मैंने देखा, तुम कह रही कोई यहाँ है ही नहीं। अब इसी बात को लेकर इन दोनों में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। मनमुटाव धीरे धीरे बढ़ता रहता है, दोनों में बातचीत कम हो जाती है। पर इस बात से जयप्रकाश को बहुत गुस्सा आ जाता है कि इसने मुझे धोखा दिया और मेरे साथ ऐसा किया। अब जयप्रकाश, जब ये दोनों मिलते थे होटलों वगैरह में, ये कमरे में मिलते थे या कहीं मिलते थे, तो ये दोनों जब कुछ संबंध बनाते थे तो जयप्रकाश उसकी वीडियो बनाता था, फोटो खींच लेता था। अब जयप्रकाश ने की गलती बहुत बड़ी थी ये, कि उसने उस वीडियो को, अश्लील वीडियो को, फोटो को, इस ललिता के जो परिवार वाले थे उनके मोबाइलों में भेजना शुरू कर दिया।
अब जब परिवार वालों के पास ऐसी वीडियो जाने लगी, ऐसे फोटो जाने लगे, तो ललिता को ऊपर गुस्सा करने लगे और कहने लगे क्या है ये, क्या से तुम्हारी गंदी गंदी फोटो हमारे फ़ोन पे आ रही है। तो उसने बताया, ललिता ने अपनी सारी जानकारी अपने घर वालों को दे दी कि ऐसे ऐसे ने मेरे साथ किया और ऐसे ऐसे वो मेरी फोटो वीडियो भेज रहा है, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। इसके बाद ललिता घर वालों को इतना गुस्सा आती है कि ललिता से कहते हैं कि इसको बुलाओ, हम इसकी जीवन लीला जो है वो समाप्त कर देंगे, इसको हम जान से मार देंगे। ललिता भी तुरंत इस चीज को तैयार हो गई और कहती है हाँ इसने मेरे साथ बहुत गलत किया है, इसको जीने का कोई हक ही नहीं है। इसके बाद ललिता फोन करती है जयप्रकाश को और कहती है कि मैंने अपने घर में बात करी है, कुछ लोग मान गए हैं, तुम आ जाओ, हम शादी कर लेंगे। पर जयप्रकाश इस पे बोलता है कि जो मैंने किया तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैं माफी मांग रहा हूँ, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे बुला के वहाँ मार दोगी या मार देना चाहती हो। तो ललिता कहती है कि ऐसा कोई बात नहीं है, तुम आ जाओ, हम शादी की बात कर चुके हो अपने घर में, तुम भी आ जाओ, कुछ बात कर लो, बैठ के बात करेंगे तो शायद बात बन जाए। जयप्रकाश भी खुश था, चलो कोई कि जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं, शादी हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जयप्रकाश गोवा से 2000 किलोमीटर दूर मुजफ्फरपुर पहुंच जाता है। दोनों मिलते हैं, होटल मिलते हैं, खाना पीना खाते हैं। फिर ललिता इसको अपने मामा के बेटे के घर पे ले आती है। जैसे ही दोनों अंदर घुसते हैं, जयप्रकाश देखता है कि सामने 3 आदमी, 3 शख्स पहले ही बैठे हैं। अब इतने में ना अब इतने में जयप्रकाश कुछ सोचता, कुछ बोलता, वो तुरंत उसको अंदर खींचते हैं और तुरंत उसकी कुटाई शुरू कर देते हैं, उसको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। जब वो मारते मारते पीटते उसको थक जाते हैं तो वो एक चक्कू उठाते हैं और उसको गला दे देते हैं, गला काट देते हैं। उसके बाद उसके पेट में इतने वार करते हैं गुस्से में कि उसके जो अंदर के पार्ट्स होते हैं आते आते हैं वो भी बाहर निकल आते हैं। और जब वो बिल्कुल कंफर्म हो जाते हैं कि मर चुका है और वो थक चुके होते हैं मारते मारते, तो उसको एक बोरी में डालते हैं और साइकिल पे रख के वहाँ फेंक आते हैं। अब पुलिस ललिता से उन तीनों के बारे में पूछती है कि तीनों कौन थे और तीनों कहाँ हैं। तो कहती है कि मुझे पता तो नहीं है, पर वो तीनों में से एक मेरा भाई था, एक मेरा बहनोई था और एक मेरे मामा का लड़का था जिसका वो घर था। अब पुलिस ललिता के पूरे बयान दर्ज करती है, उसके बाद उस पर मुकदमा दायर करती है 302 का, और साथ ही उन तीनों की तलाश करती है और ललिता को तो जेल भेज देती है और तीनों को ढूंढती है, तलाश करके उनको भी जेल भेज देती है। अब इस कहानी में एक चीज देखा जाए तो गलती तो उस जयप्रकाश की बहुत बड़ी है, पर ललिता भी चाहती है, अगर एक कंप्लेंट अगर कर देती ललिता, थाने में जाके चौकी में कर देती, तो जयप्रकाश को उसके कर्मों की सजा वैसे ही मिल जाती जो उसने करा था किसी लड़की के साथ, कि उसकी प्राइवेट फोटो या अश्लील वीडियो उसकी उसने वायरल की या उसके घर वालों तक भेजा। पर ललिता ने ऐसा कानून का सहारा ना लेके ऐसा घिनौना काम किया, ऐसा कृत्य किया कि उसकी पूरी जिंदगी खुद ही उल्टा जेल में कटेगी। आप अपनों का अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। वंदे मातरम, जय हिंद।